अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में 3-4 बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया से पाकिस्तान आए बहरिया टॉन के हवाले से, वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बोझ है। बोझ इसलिए है कि ये वो पैसा था जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पकड़ के रियासत पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इट बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पीपल, लोग पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में एक अरेंजमेंट किया गया बहरिया टाउन के रियाज मलिक के साथ, जिसकी पूरी तफसीलात आज तक मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं लेकिन अभी भी समझने से कासिर हूँ कि उस वक्त शहजाद अकबर ने कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग NCA से की थी जिसकी बिना पे ऊपर ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में दे दिया गया जहाँ रियाज मलिक ने वो पैसा जमा करवाना था, जो उसके ऊपर 460 अरब का फ़ाइन था जो उसने सेटलमेंट करनी थी बहरिया टाउन कराची की। उसके एवज़ ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए और सुप्रीम कोर्ट कसूरवार इसलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछे बगैर कि ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या पाकिस्तानी रियासत का है, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद करके उस अकाउंट में ये पैसा कैसे जमा होने दिया। मैंने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे जर्नलिस्ट, उनको कहा कि जाके मुतल्लिका जजेस से ये सवाल पूछें, ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उन्होंने कैसे आंखें बंद करके इस पैसे को वसूल कर लिया। लेकिन मैं उन जजेस का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ पंजाबी में जिस तरह कहते हैं सानू की, वो सानू की वाला रिस्पॉन्स ही मेरे तक पहुंचा और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जज का ये रिस्पॉन्स है तो बाकी किसी का क्या होगा। अभी से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक हुक्मनामा पास किया है, पूरी तफसील आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 65 अरब रुपया उस अकाउंट में जमा हुआ है जहाँ सेटलमेंट होनी थी। उस 65 अरब में से 35 अरब वो है जो 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में बरतानिया से पाकिस्तान आया। उन्होंने हुक्म दिया है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए। ये दुरुस्त फैसला है कि इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये किसी की प्राइवेट मनी नहीं है। तो वो 35 अरब या 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले एसेट फ्रीज़ किए, फिर एसेट को अनफ्रीज़ करने का ऑर्डर पास किया, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो शहजाद अकबर और रियाज मलिक या NCA के माबैन थी, जिसकी पूरी तफसील आज तक हमें मालूम नहीं, क्योंकि कहा यह गया कि कैबिनेट में एक बंद लिफाफे की शक्ल में उसको इंडोर्स किया गया था। तो वो 35 अरब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को पैसा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अकाउंट में वो रखने की मजाज नहीं होगी। दूसरा जो हुक्मनामा है उसका हिस्सा ये है कि 65 अरब में से जो बाकी की रकम है, बाकी का पैसा जाएगा सिंध हुकूमत को। तो सिंध हुकूमत असल उसकी मालिक इसलिए है कि वहाँ जो मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी की या बाकी ज़मीनें जो बहरिया टाउन के पास आई वो सिंध हुकूमत की या सिंध के अवाम की मलकियत है, तो सिंध उसका बेनिफिशरी होगा। आज तीसरी एक रिपोर्ट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पता करें कि पूरी ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई है या उसके एग्रीमेंट या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से कम दी गई है। तो पता चला 3000 एकड़ से ज़ायद इजाफी ज़मीन बहरिया टाउन कराची के ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये इतना बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर एक इशू है जिसको एड्रेस करते हुए हमारे जजेस, जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट सबकी टांगें कांपती हैं। अफसोसनाक पहलू है, लेकिन आई होप कि इंसाफ हो, किसी से ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ हो शफाफियत के साथ, जिसकी पूरी तफसील पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। आज दूसरा हुक्मनामा जो सुप्रीम कोर्ट का है वो जस्टिस अतन मनिल्ला का एक इजाफी नोट है जो इलेक्शन के हवाले से आया, और मुझे लगता है कि जस्टिस अतन मनिल्ला अपनी जो उनकी एक रिप्यूट है उसके बिल्कुल मुताबिक उन्होंने हुक्मनामा दिया और उनकी बहुत अच्छी शोहरत है इंसानी हकूक़ के हवाले से। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इश्यूज़ हों, फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ हों, या पाकिस्तान में जमहूरी कदरों के लिए खड़ा होने की बात हो, तो 2-3 बंदे हैं जिनका मैं बड़ी कदर करता हूं, जिसमें जस्टिस अतन मनिल्ला हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ये लोग हक सच की बात करते हैं। तो आज उनका जो नोट है मैं उसमें से 3-4 नुकात पढ़ूंगा। बड़ा लंबा नोट है, मेरे ख्याल में सबको पढ़ना चाहिए, ख़ासतौर पर सियासी जो कारकुन है ना, उन सारों को उनके वो 41 पेज का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह की वायलेशन हुई हैं। वो कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। ये इतनी बड़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है ना कि आप इंतखाबात को डिले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, जो सिर्फ एक आमिर करता है पाकिस्तान में। वैसे कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आइन को सस्पेंड कर दें। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट और बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। इलेक्शन में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। रियासत 90 दिन से ज़्यादा तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर ख़ुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार था। इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है।
ये भी एक बेसिकली असूल वज़ा कर रही है कि निगरान हुकूमत जो आइनी मुद्दत से ऊपर है वो फिर रहने का उसका जवाज़ ख़त्म हो जाता है। आई होप कि कोई इस ऑर्डर को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाए और पूछे कि अब आइनी जो निगरान हुकूमतें हैं अब उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि वो तो सारी अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर चुकी हैं। आगे जाके ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख ना देकर आइनी खिलाफवर्जी की। KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की। इससे जो अगला ऑर्डर का हिस्सा है, आधा हिस्सा तो इलेक्शन के ऊपर और उसके जो तरीक़ाकार की खिलाफवर्जियाँ हुई उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इससे आगे जाके वो जजों और जर्नलों के रोल के ऊपर आते हैं और वो भी बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इस अदालत ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत तश्कील दिया और अफसोसनाक पहलू है कि आज तक वो नज़रिया ज़रूरत किसी न किसी जज ने इस्तेमाल किया। ये मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी न किसी जज ने हर सूरत में इस्तेमाल किया। इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जितनी तरमीम करनी है वो भी कर लो। तो नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और खोखला करने के मुतरादिफ है। जज साहब कहते हैं कि मार्शल्ला को कानूनी हैसियत देने की बुनियाद इसी अदालत ने रखी। मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने का अमल दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक की संगीन खिलाफ वर्जी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी बगावत से मार्शल्ला लगाया। परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सजाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इससे बड़ा मजाक भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। कोई भी जज एहतसाब और कानून से बालातर नहीं है। गैर मुंतखब निगरानों के ज़रिए हुकूमत चलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, फैसल करीम कुंडी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नईम पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अता तारड़ साहब हैं PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अता तारड़ साहब, पहले तो बहरिया टाउन वाले मामले में आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि आपसे हम पहले भी एक प्रोग्राम में इस इशू पर बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत बुनियादी इशू है कि पैसा है किसका। उसका असूल तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वाज़िया हो गया है कि जो पैसा 190 मिलियन पाउंड पकड़ा गया था वो रियासत पाकिस्तान का है और बाकी ज़मीन सिंध की है, तो ये पैसा सिंध का है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त रियासत पाकिस्तान में तमाम TV चैनल्स ने इस न्यूज़ को ब्लैकआउट किया हुआ है। पहले तो इस बात का एतराफ़ करें, क्योंकि ये टिकर्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जो अंदर सहाफ़ी मौजूद हैं उनकी तरफ से, मगर किसी चैनल पे ये ख़बर नहीं चली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिस शख्स का नाम लेते हुए लोग डरते थे। और मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ का, हालांकि मेरे दिए हुए क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपने ये बेड़ा उठाया बहुत पहले। आज भी वो नाम सेंसर किया जाता है। इतना ताकतवर शख्स के जो पाकिस्तान की तमाम ताकतवर हलकों में समझा जाता था कि ये शायद इस पर कभी हाथ ना डाल सके और लोग डरते थे कि पता नहीं क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका जमा किया हुआ जुर्माना या जो किस्तें उसने अदा करनी थी उस पर जो उसने डिफ़ॉल्ट किया उस पर डिक्लेयर कर दिया है कि ये स्टेट मनी है। और उन्होंने एक वाज़े तौर पे कहा है कि 65 अरब रुपया जो बैरून मुल्क से आया था 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में, उसमें से 35 अरब रुपया उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने की हिदायत की है और 30 अरब रुपया सिंध हुकूमत को देने की उन्होंने हिदायत की है। अब आप सोचें कि जब ये स्टेट मनी डिक्लेयर हो गया तो फिर ये बात साबित हो गई कि काबीना में जो बंद लिफाफा लहराया गया था और अलकादिर ट्रस्ट का एक ज़मीन ली गई थी, फराह गोगी ने 200 कनाल ज़मीन ली थी, मियाँ बीवी ने मिल के एक ट्रस्ट बनाया था, 5-5 कैरेट की अंगूठियों की डिमांड की थी, एक लॉ बनवाया था KPK के अंदर कि हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर कर सकेंगे बगैर लैंड लिए। ये सारी चीज़ें एमनेस्टी स्कीमें, ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को इमरान खान साहब को रिश्वत दे के ये काम करवाया गया था। अब जब स्टेट मनी आज डिक्लेयर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये स्टेट मनी, और एक और बात की, वो भी TV पे नहीं चली, अभी अब लाइव है, चल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई शख्स डाका डाले और डाके के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो डाके के पैसे रख लेगी? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वैसे वो डाके के पैसे रखे हुए थे, माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो पूछना चाहिए। मैंने ये सवाल उस वक्त पूछा था, अपने जो भी साथी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको कहा था पूछें कैसे पैसा रखा, तो जवाब यही था किसानों की। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर आज देखें ना, आज तारीखी दिन है और मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक गांव में बैठा हुआ बूटा या अहमद या नबी बख्श जो होता है, जिसके केस जो है उसको 20 रुपए की चोरी के ऊपर लटका देते हैं
और वो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे होता है, तो आज इस मुल्क के सबसे अमीर तरीन शख्स, सबसे ताकतवर तरीन शख्स को आज नुकेल डाली और सुप्रीम कोर्ट ने आज तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, कोई ज्यादती नहीं, इंसाफ बिल्कुल हो। जो ड्यू प्रोसेस है, इसमें एक और बात बड़ी अहम है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं मलिक रियाज, जो सरकार में बैठे हुए उसको सहूलतकारी दी गई है या काबीना ने उसके पैसे माफ किए हैं या एक जुर्माना दूसरे जुर्माने को सेटल करने के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी है या स्टेट का पैसा जुर्माना सेटल करने में दे दिया है, वो सारे किरदार जिसमें इमरान न्याजी साहब हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, उनका पूरा एसेट रिकवरी यूनिट है, काबीना के वो अरकान हैं जिन्होंने बंद लिफाफा खोलने का मुतालबा तक नहीं किया और कहा मंजूर है इसको कर दो, उन सबको क्राइटेरिया में लाना चाहिए। मलिक रियाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, फैसल होल्डर नहीं है। आपका भी रद्द-ए-अमल पहले सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि ये पैसा बाकी का सिंध की मलकियत होगा, ये भी रूल आज असूल वज़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ एक तारीखी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और माजी में हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे जो है दो कवानीन होते हैं, एक गरीबों के लिए और एक उमरा के लिए। और एक मैं समझता हूँ कि आज तो उन लोगों को भी लाना चाहिए, आज वो किधर हैं, वो जो एहतसाब अकबर शाह अकबर रोज़ PID में बैठ कर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किताबें जो है वो रख के कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें आज तो वो नज़र नहीं आते जिनने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन जो कैबिनेट में जब PTI की हुकूमत थी और कैबिनेट में जब ये पेश किया गया तो सबको सख्ती से मना किया कि इसके ऊपर आपने बातचीत नहीं करनी। तो जो चीज़ ये हमें बता रहे थे कि जो हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और सबके लिए कानून बराबर होगा और एक पाकिस्तान होगा, तो वो नहीं हुआ। दो पाकिस्तान थे, अमीरों के लिए अलग कानून था, गरीबों के लिए अलग कानून था। अब ये अगर कहा जाए कि 190 मिलियन पाउंड तो रियासत पाकिस्तान का पैसा था, तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि वो जो पूरी सेटलमेंट डीड की गई थी वो गैर कानूनी थी, तो उसके ऊपर तो सज़ा का अमल शुरू होगा। फिर तो ये तो कोर्ट ने फैसला करना है। अगर जिसके देखें कोई भी इस मैं समझता हूँ कि कानून से बालातर नहीं है। अगर आपने कहना है कि जी मैं कानून से बालातर हूँ और आप नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। अब लेकिन उस सज़ा के अमल में मैं और आप नहीं है, उस सज़ा के अमल में बहुत ताकतवर लोग हैं। तो हों तो फिर मतलब है कि इस मुल्क में अगर आप ताकतवर हैं तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। उस वक्त के सिटिंग गवर्नमेंट थी PTI की, वो उसमें आएंगे। उस वक्त के वो जो जजेस जिन्होंने आंखें बंद रखी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैंने ये सवाल पूछवाया था और मुझे जवाब यही था कि सानू की कहाँ से आया, मुझे क्या पता कहाँ से आया। देखिए मसला ये है कि ठीक है जजेस भी हैं या जो भी इदारे हैं वो भी इंसान है ना, या मेरे भाई हैं या आपके भाई हैं या रिश्तेदार हैं, यही लोग हैं ना, कि कोई और मखलूक नहीं। बट दे शुड बी आंसरेबल। बिल्कुल आंसरेबल होंगे। अगर मैं आंसरेबल हूँ और आप आंसरेबल हैं या ये पैनल आंसरेबल है तो सब आंसरेबल हैं। हर किसी को जो टैक्स पेयर के पैसों पे जब बैठा हुआ है और अपनी ड्यूटी दे रहा है, जिनको टैक्स पेयर के पैसों से आप तनख्वाहें दे रहे हैं, तो आंसरेबल नहीं होंगे। आपने ये बात की ना, इसके साथ आप ये अटैचमेंट करें जो आपने कहा ना कि जो इन्होंने कहा कि आज एक वो फैसला आया कि जी अगर किसी ने चोरी की और डाका किया तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। तो देखिए नैब भी इसी तरीके से है ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जब होती है या अगवा बरा तावान की दर हम हमेशा कहते हैं वो आपको मुझे सबको पकड़ते हैं, जी हाँ ठीक है आपने कितने 10 अरब का है भाई, आप 2-3 अरब जमा करा दें बाकी क्लियर हो गए। ऐसी में भी ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें नईम साहब से भी इसे पूछें। नईम साहब, एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी इमरान खान के ऊपर इस वक्त तो लटकती हुई तलवार है, लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक डायरेक्शन मुतय्यन करेगा। डायरेक्शन ये होगी कि वो जो सेटलमेंट डीड थी 190 मिलियन पाउंड की, वो थी गलत, वो पैसा था ही रियासत पाकिस्तान का। आज इस हुक्मनामे ने तो वो असूल ही वज़ा कर दिया। देखें पहली बात तो ये है कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो वहाँ पर ये केस चलाया था वो किस बुनियाद के ऊपर हुआ था। पहले सवाल का जवाब दिया जाए कि 50 मिलियन जो पाउंड थे, ठीक है जी, वो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी ली गई थी 50 मिलियन पाउंड की, जो मलिक रियाज ने यानी कि जो बैरियर टाउन ने ली थी, किससे ली थी? हसन नवाज से। तो सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दामों जो ली गई उसके ऊपर जो है क्या इनको शामिल किया गया इस केस के अंदर? वो खुद से शामिल हो जाएगा जहाँ गलत काम होगा। ना एक तो 190 मिलियन पाउंड का सवाल देना है। आप ये देखें कि यही नैब 2020 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर खुशियां मना चुका है कि पाकिस्तान को ने पैसा जो है वो रिकवर कर लिया। 190 पाउंड की इम्प्लीकेशन बता दें पहले, फिर बाकी इश्यूज भी साथ शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, ये केस इस वक्त नैब के सामने, अदालतों के सामने बिल्कुल है जी। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है ये पैसा रियासत पाकिस्तान का है। तो वो जो डील साइन की थी, जो भी डील अरेंजमेंट था बिटवीन NCA एंड एसेट रिकवरी यूनिट ऑफ शहजाद अकबर, वो आज सारा गैर कानूनी हो गया। ये पैसा रियासत पाकिस्तान को गया, सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट से निकल गया। देखें ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। अगर ये कोर्ट के अंदर केस लड़ा जाता, जो कि पहले भी ये बाकायदा तौर पर कैबिनेट में डिस्कस हुई चीज़ कि अगर हम ये केस लड़ते हैं तो 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा जो है रकम हमारी केसेस के ऊपर लगी और उसके अंदर तो हमें अब क्या फाइनल नहीं है। हमें क्या मिला? हमारे पाकिस्तान में पैसा है ना। किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इमरान खान को मिला है। किसको मिला?
सुप्रीम कोर्ट किसको मिला? नो नो, बीइंग ए लॉयर यू शुड बी ऑनेस्ट टू टेल दैट दैट मनी गोज टू रियाज मलिक, और उसकी जो एक सेटलमेंट थी उसके अगेंस्ट उसने आपने फाइन की। मुझे 190 रुपए का जुर्माना है तो मैंने उससे 190 रुपए का जुर्माना दे दिया। जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाया गया है उसके मुताबिक ये बात शो हो गई है कि वो जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है। प्राइवेट कोई तो गया है, वो रियासत पाकिस्तान को थोड़ी प्राइवेट मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइवेट अकाउंट मलक रियाज का। ऑनेस्टी की इससे बड़ी मिसाल, नहीं। बदतरीन डॉक्यूमेंटेड मिसाल अगर देनी है, बाकी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कि अगर मोटरवे बनी या मेट्रो बनी, किसी ने कमीशन खा ली ना तो वो कुगी मार के किसी ने पैसा नहीं वसूल किया हुआ, इसमें कुगी मार के 190 मिलियन पाउंड वसूल किया है, वो भी आपको पता है। 190 मिलियन पाउंड साइंड डील के तहत पैसा जो था इधर से आया, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा था उसको दे दिया, ये लो भाई जाके सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट हुई, अगर केस करते बदतरीन हार जाते तो वहां पर रहते। ये बदतरीन करप्शन की एग्जांपल, जुबानी अगर कह देना सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट नहीं, उस वक्त के वो जो जजेस जिन्होंने इस पे आंखें बांध रखी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की वो फिगर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनको मालूम था कि डील की तफसीलात क्या है, बशमूल दैट पर्सन, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके। और उस वक्त की नैब जो दुनिया के हर काम में नाक फंसाने आ जाती है, लेकिन इस मामले में आंखें उसकी बंद थी। देखें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी वहां पर रकम जो है इन्वर्ट होती है, वो यही तस्वर किया जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम में शो होती है। कैसे शो होती है? इट्स अ प्राइवेट अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट इमरान खान का अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस रियाज मलिक अकाउंट, ये अकाउंट बनाया हुआ है। मेरा ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि अगर ये वापस लाते 100 मिलियन पाउंड लगते, ये कौन सा केस है जिसको डिसाइड करने में 100 मिलियन पाउंड लगते? मैंने ऐसा केस नहीं देखा। पहली बात करना था ये इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, मैंने इसलिए चैलेंज नहीं किया, ये कन्फेशन है। नंबर 2, सेटलमेंट कब होती है? जब आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जाए, आप उसकी सेटलमेंट करते हैं और सेटलमेंट में तय होता है कि ये पैसा, एनसीए की प्रेस रिलीज ने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। प्रेस रिलीज आज मौजूद है एनसीए की, वो कहती है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। आप यहां पे खुदा ना खास्ता बार किसी को एक्सीडेंट करें, वो आप पे हरजाना कर दें, आपको वहां पे फाइन हो 10 करोड़ का उस केस में, और आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए कहीं पे, वहां पे आपको 90 करोड़ का फाइन हो, क्या आप उस 10 करोड़ से वो 90 करोड़ को सेटल कर सकते हैं? वैसे भी आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी हो तो ये होता है कि 190 मिलियन पाउंड आना था। मुझसे सवाल करें, मैं कहा कि 150 मिलियन डॉलर पाउंड पाकिस्तान को आ जाएगा, 40 हमने उसको छोड़ा कि हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, 50 मिलियन की लिए उसका भी जवाब दे देना। मुझसे सवाल करते हैं, मैं तो जवाब देता हूं। उसका जवाब मैंने कल भी 1-2 सवाल किए थे, इन्होंने नहीं जवाब उसका पकड़े, लेकिन पकड़ के जवाब देना। कौन है? हसन अब्बास तो बीच में सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। क्यों नहीं है सब्जेक्ट मैटर? मलिक रियाज ने जिस पैसे से वो फ्लैट खरीदा, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर, कि वो मनी लॉन्डर था, उसकी मनी ट्रेल किधर है? महंगा क्यों खरीदा? वो तो बोनाफाइड सेलर है, 8 अरब का बोनाफाइड सेलर है, 10 अरब की प्रॉपर्टी हो 18 अरब में ले ली जाए, ठीक है जी, मेरे पास किसने सामने देना? कोई वजाहत नहीं है ना, मैं उसको डिफेंड करूंगा। मेरी तरफ से वो चोरी है तो उसको पकड़ के जेल में डाला। यहाँ सवाल 190 मिलियन पाउंड जेल में डाला हुआ है। अच्छा, मलिक रियाज से किस्सा शुरू होता है, मलिक रियाज भी बाहर घूम रहा है। एक और केस है, वो भी मैं यहाँ टच कर लूँ, फिर मैं वो जस्टिस सतर मिल्ला के ऑर्डर की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ दौर में भुगता, जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनवाई गई थी और 4 पीएम बनाई गई थी। आज भी जरदारी साहब 4 पी वाले के मेरे ख्याल हेड प्रेसिडेंट जरदारी साहब है ना, 4 पी वाले के। पहले अमीन फ़हीम साहब थे, पहले अमीन फ़हीम साहब थे। ये मुशर्रफ दौर का एक कारनामा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पीपीपी से महरूम करना था, 4 पीएम बना दिए हमने। पिछले इलेक्शन में 2018 में यही काम, यही फार्मूला नवाज शरीफ पे लागू करना था। नवाज शरीफ की छुट्टी कराई, छोटे भाई को शहबाज शरीफ को सदारत बना दी, उनके जो सेनेट के दिए हुए टिकट थे उनको ओपन कर दिया गया था, उनके सेनेटर आज़ाद टिकट पे लड़े थे। इस दफ़ा वो तलवार, ये अफसोसनाक है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, लेकिन वो तलवार इस वक्त इमरान खान के सर के ऊपर कुंडी साहब लटक रही है। और तलवार का मतलब ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 20 रोज़ के अंदर पार्टी इलेक्शंस कराएं, और जो पुराने आपके इलेक्शंस थे वो दुरुस्त नहीं है। अब 20 रोज़ की इम्प्लीकेशन देखें क्या है। वो तोशाखाना केस में उसको सजा हुई है, और जो आपके इलेक्टोरल लॉज है उसके तहत मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो पार्टी हेड के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे, उनको रोकेगा लॉ। तो नया कोई बंदा आएगा, अलीमा खान को हो सकता है पार्टी सदर के लिए उन्हें फील्ड करना पड़ जाए। तो इट्स अ बैड सिचुएशन, नॉट ए वेरी हेल्दी साइन, लेकिन पीपल्स पीटीआई इज इन सीरियस ट्रबल। देखें, सफ़र शुरू हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपने बताया मुशर्रफ दौर में उनके मुशीरों ने कहा कि जी उस पार्टी को आप बैन कर दें। हमने उसी वक्त फ़ौरन, यही इतने ही टाइम के अंदर 20 दिन थे या उससे भी कम थे, हमने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, अमीन फ़हीम साहब को उसका हेड बनाया, फिर भी हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर नैब को इस्तेमाल करके पैट्रियट बना दिए गए ताकि इस पार्टी को तोड़ा जाए, फिर ये चीज़ PMLN पे लागू हुई। आज इनको एक आगे क्या भी हैं, लेकिन जब शुरू पीपल्स पार्टी से हुई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ खड़ी थी? किसी ने कहा कि बुरा हुआ? नहीं, जब नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, किसी ने कहा कि बुरा हुआ? तो हम लोगों को भी अपने गरेबानों में झांकना चाहिए, पॉलिटिकल
जो क्लास है, देखिए हमें पॉलिटिकल क्लास, अगर आप इस तरह काम करेंगे तो आपको किसी से गिला नहीं होना चाहिए। जब इनकी हुकूमत आई, यही इनके पीटीआई के चेयरमैन कहते थे ना कि मैं इनको रुलाऊंगा, सबको उनकी ख्वाहिश थी कि हम सब जेल में चले जाएं और वो सिर्फ उनकी हुकूमत हो। ख्वाहिशात की तो चीज़ें नहीं हो सकती, और फिर वो चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हों। आज वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ जब उन्होंने कहा था जेल मैनुअल को चेंज होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं, आज वो खुद वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं। पार्टी हेड वाला इशू पार्टी तोड़ देगा नईम पंजोथा साहब, ये बड़ा सीरियस मैटर है। आई डोंट थिंक सो पार्टी हेड्स से पार्टी टूटती है। देखें बहुत कमजोर हो जाती है। नहीं देखें, नहीं आपने जब लेकिन सारे सेनेट के टिकट ओपन हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ सेनेट के अंदर? देखें ये वो जिधर आते जाके वोट कर रहे थे। हमारा इसमें हमारी गलती है एज ए पॉलिटिकल क्लास। अगर हम इस चीज़ में अगर खुशी मनाएंगे ना कि PMLN के साथ बुरा हो रहा है, तो कल हमारे साथ भी वो चीज़ होगा। कल अगर हम बोले किसी और के साथ बुरा हो रहा है तो हम कल हमारे साथ भी चीज़ होनी है। हम इस चीज़ को देखना चाहिए। देखें नहीं, ये लेकिन आप ऐसी लोगों को ये इश्यूज के ऊपर खड़ा होना चाहिए। देखें विद इन नो टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। ये आए थे ना कि 10 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, 10 साल में हम रहेंगे और बसंत का आर्मी चीफ लगाएंगे, अगले 10 साल हमारे। मियाँ साहब और पीपल्स पार्टी की सियासत किताब बंद हो चुकी है, ये जेलों में रहेंगे, ठीक है, सारी उम्र जेलों में रहेंगे, सियासत इनकी बंद हो चुकी है। 10 साल बाद फिर बात करेंगे। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शंस के हवाले से जो असूल वज़ा किए हैं वो सुनहरे हरूफ से लिखे जाने चाहिए। एक तो सदर और गवर्नर्स के रोल के ऊपर, और फिर 90 दिन से ताख़ीर करके जो निगरानों का किरदार है उसके ऊपर, और फंडामेंटल राइट्स को जो साथ उन्होंने जोड़ा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप इसको ड्यू टाइम के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाते और आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखते हैं। इलेक्शन में 90 रोज़ से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। तारर साहब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ऑर्डर लगा मुझे। मैं समझता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला का बतौर एक जूरिस्ट के, बतौर एक जज के बड़ा ही हमेशा आला किरदार रहा है, और उन्होंने हमेशा किसी बायस का शिकार नहीं रहे, इम्पार्शल होकर उन्होंने हमेशा ऑर्डर जारी किए। और आज जो उन्होंने कानून की एक इंटरप्रिटेशन या तशरीह की है विद रिगार्ड टू सदर का रोल, गवर्नर का रोल और 90 दिन में इलेक्शन करवाने के हवाले से, मेरा ख्याल है वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। मगर माजी में जो स्पेशली मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के हवाले से मामलात हुए, देखिए वो इनएविटेबल था कि जब हल्का बंदियाँ अब नए ज़िले PTI बना के चली गई, फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर एक नया ज़िला नहीं बना, कई नए ज़िले बने हैं। अब वो अगर हल्का बंदियाँ ना होती और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपनी जगह मौजूद हैं। नहीं, आप लोग इंश्योर करके गए थे माजरत के साथ कि इंतखाबात वक्त पे ना हो। हफ्ता पहले आपकी हुकूमत जाने से आपने डिलिमिटेशन जो थी उसको सेंसस अप्रूव किया, डिलिमिटेशन लागू कर दी। लेकिन डिलिमिटेशन तो लागू होनी थी, और सेंसस में पहले एक टाइम कौम का अरबों रुपया उस पर लगा हुआ था। ये पार्ट ऑफ मरदमशुमारी की पार्ट ऑफ योर स्कीम। हम दोनों की स्कीम थी, हमारी और कुंडी साहब की, सिर्फ दोनों की। सिर्फ अभी ये शहबाज शरीफ पे डालते हैं, ठीक है, अच्छा बस पहले। लेकिन पंजोथा साहब आपसे पूछ लूँ, निगरानों के ऊपर तो इन्होंने कह दिया है कि वो एक दिन भी ऊपर नहीं रह सकते, तो वो तो चैप्टर क्लोज होना चाहिए, फिर आपको सुबह दरखास्त दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। निगरानों को जो बैठे हुए हैं 13 महीने के बाद अगर इलेक्शन होगा वहाँ पर, तो क्या उन्होंने आइन जो है उसकी बालादस्ती की है? आप सुबह सुप्रीम कोर्ट से रिजू करें। जैसे मैं सबसे पहले जो हमने रिजू किया हुआ है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आज फैसला है, पहले उस पर बात कर लेना कि जो फंडामेंटल राइट्स की इस वक्त पोजीशन है मुल्क के अंदर, जो लाकानूनियत है, लोगों को अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, तो उसके ऊपर क्या ऑर्डर हुआ है? इनकी हुकूमत रही है 16 महीने, इन्होंने तो उसकी जो है आंखें बंद रखी हैं, इन्होंने धज्जियां उड़ाई, इन्होंने खुद पार्ट थे उसका। बिल्कुल इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात दोनों उसका हिस्सा थे। कब इमरान खान ने अगवा लोगों को करवाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई? मतीउल्लाह जान को मैंने अगवा किया था। अगवा नहीं, इमरान खान ने अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। किसने अगवा किया? कैसी बात करते हैं इस वक्त शहबाज शरीफ खुद मुल्क के अंदर वो कोई बांध के कपड़ा बंदे खुद अगवा करता का मजाक बना पड़ा है। मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई जमहूरियत जो है उसके ऊपर हमला, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। दोनों जमातों को शर्मसार नहीं होना चाहिए। देखें, आप दोनों जमातों को शर्मसार नहीं होना चाहिए। शर्मसार वो हों जिन्होंने किया। इमरान खान ने तो रूल ऑफ लॉ की फाइट की और उसने कहां पर कानून तोड़ा? अफसार आलम को गोली भी किसी और ने मारी। इमरान खान ने, नदीम मलिक साहब, अगर आपको वैसे उनसे गुस्सा है या आप वैसे दिल में रखते हैं बात, वो आपकी मर्जी है। गुजारिश ये है कि मेरी आज खान साहब से मुलाकात हुई, आज खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने एक मुतालबा किया है कि इंडिपेंडेंट तहकीकात 9 मई के हवाले से हम हर रोज़ कह रहे हैं, क्यों नहीं करवाई जा रही? आप 9 मई का सामने रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। एक पार्टी को निशाना बनाया गया है, लंदन एग्रीमेंट जो था उसके तहत ये वहाँ से आए, वहाँ पर ही बैठ के उन्होंने ये फैसला किया
कि इमरान खान वैसे को 9 जेल में मई डालेंगे, पीटीआई की बजाय इमरान क्या खान को ख्याल जेल था में आपका कि पीपल्स जेल में पार्टी या डालेंगे, पीएमएलएन को अंदर इमरान कर खान देते? को जेल में आप कह रहे हैं डालेंगे, ना एक पार्टी को पीटीआई के निशाना बना ऊपर रहे हैं। तशद्दुद किया जाएगा, उनको साइड पर किया जाएगा, उनको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, उनके जलसे जुलूस नहीं होने देंगे, उनका जो है झंडा है उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये हमारा तमाशा बन चुका है, ये जो जमहूरियत है इससे मजबूत नहीं जो होगी। सवाल है उसका आपने जवाब नहीं मुझे दिया कि मजबूत गैर होती है। मुंतखब निगरानों के जरिए हुकूमत चलाना आईनी खिलाफ वर्जी है, ये आज उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। क्या इसको बुनियाद बना के आप सुबह सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि पंजाब और केपी के निगरानों को घर भेजें? ये तो आप रह नहीं सकते। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जाइए सुबह जो सुप्रीम कोर्ट है जाइए, आईन का कानून का झंडा उठाया और इंशाल्लाह इसके ऊपर लायामल बनाएंगे और जो भी उसकी होगा प्रोसीडिंग जो भी हमने डिसाइड किया उसके अंदर होगा इंशाल्लाह। कुंडी साहब, ये इंतखाबात में ताख़ीर में आप लोगों ने बहुत ही मनफी सोच का मुजाहरा किया था। सर उसकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, लेकिन आप उस हिस्सा थे उस जमात उस ग्रुप का जहाँ ये फैसला हो रहा था। ताख़ीर से आपको फ़ायदा हुआ या गैर जमहूरी फ़ेल हुआ? मैं समझता ताख़ीर जो है गैर जमहूरी फ़ेल है, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ। क्योंकि देखें अगर आप अभी भी देखें वो जो CCI की वो मीटिंग हुई थी जिसमें आपने हल्का बंदे को अप्रूव किया था, उससे पहले कुछ अर्सा पहले हल्का बंदे हो गई, डेलिबरेटली उसको डिले किया गया और डिलिबरेटली डिले किया गया जी। उस देखें मरदमशुमारी किस वक्त हुई थी और कब अप्रूव हुई थी? अप्रैल मई में कंप्लीट होना चाहिए था। इतराज़ात भी होते तो जून में हो जाती, लेकिन जाते जाते अगस्त के महीने में तो नहीं उसके करना बाद चाहिए। हमने मतलब है कि हमारे इत्तेहादी चाहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो एक दिन पहले असम्बली तोड़ें, 2-3 वो भी हो गया। लेकिन देखिए ये लेजिस्लेशन है, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। ये बयान अच्छा है आपका, आपने मानना है कि ये गैर जमहूरी फेल था? ये नहीं, देखिए 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, अवाम में जाना चाहिए। अवाम को देखें, अवाम अगर हमने अच्छे काम नहीं किए तो फैसला अवाम को करना चाहिए, खवास को नहीं करना चाहिए। आज नईम साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा होता कि ये पिछले 3-4-5 साल जो दौर था उसमें भी ये टॉक शोज़ में होते, जब इनके यहाँ पे PTI की नुमाइंदगी होती थी, वो जो यहाँ पर छलांगे लगाते थे, बैठे होते थे। और जो सर अभी भी छलांगे लगाएंगे। अब बुनियादी हकूक अगर आप अब इनमें से अगवा ना करें मुझे नहीं, मेरा तो फिर मुझे थोड़ा सा बात करें। कुंडी साहब, अब इनमें से जो ज़्यादा छलांगे मारता है ना अगले दिन गायब हो जाता है। अब ये कह अब रहे नहीं हैं, छलांगे लगाएंगे। अब देखें जो कितने एंकर्स को ऑफ एयर किया गया इनके दौर में, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, इनके लीडर की ख्वाहिश के मुताबिक। इनके भी दौर में हुआ, ठीक है, जो भी गलत अभी हुआ भी है। हैं सर। ये आप देखिए, सारे इसमें शामिल हैं। देखें आज आप ये कहते हैं कि जी अब देखें TV इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप कहते हैं कि जी हम कहते हैं हमारी ये तरबियत है कि हम किसी के साथ भी पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, उनकी ख़ानदानी मसाइल पे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ये करते हैं ना। लेकिन एक ज़माना था जब TV चैनल्स पे एक खातून, ज़मानी नामी खातून आती थी और एक से बढ़कर एक इंटरव्यू उनके करवाते थे। क्या वो ख़ानदानी मसाइल नहीं थे? वो किसी की किरदारकशी नहीं कर रही थी, लेकिन सिर्फ आपको बाकी पार्टियों की किरदारकशी नजर आती है। लेकिन जब वो उसको जोड़ा जा रहा था आसिफ अली ज़रदारी साहब से, मैंने तो भी उस वक्त किया था, बहरहाल उसमें हम लोगों ने गलत काम किया था। उस वक्त इखलाकियात नहीं थी। लेकिन जब हमारी बारी आती है इखलाकियात गुजर जाते हैं, जब दूसरे की बारी आती है इखलाकियात का ख्याल किया जाए। हम कहते हैं गलत बात है, पर्सनल जो उनके अफेयर्स हैं, पर्सनल जो मामलात हैं पर्सनल होने चाहिए थे। लेकिन ये चीज़ें फिर हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये नहीं तो मेरी हुकूमत हो, मैं कहूँ कि सब कुछ मेरे हक में, बाकी कुछ ना हो। हम पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को हमें माजी से सीखना चाहिए, हमें मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। जो दूसरा हिस्सा है इस ऑर्डर का तारड़ साहब, जो मिलिट्री टेक ओवर्स के हवाले से है, उसके ऊपर भी आप लोगों को सियासी जमातों को कुछ काम करना चाहिए। जहाँ पे ये आज देखें ना, उसके मतलब 3-4 सिर्फ चीज़ें पढ़ता हूँ कि नज़रिया ज़रूरत मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में बना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने के अमल को दुरुस्त करार दिया, जनरल ज़ियाउल हक की संगीन गद्दारी को कानूनी हैसियत दी, 12 अक्टूबर 1999 परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी बगावत की और लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो खसूसी अदालत बनी हुई थी उसकी तश्कील को गैर आइनी करार दे दिया। किसने किया था? किसने करा दिया? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। और उनका केस वैसे भी आजकल लग रहा है जो एक उन्होंने एक औरत जो फौत हो गई उसके आधे सक्सेसर से वो प्लॉट हत्या के उसके अंडर वैल्यू करके ख़रीदा, उनका केस लगा हुआ है ना। चलें उस पर कमेंट नहीं करते, मगर मैं ज़रूर ये कमेंट करना चाहूँगा जो ये बात हुई तलत हुसैन को कब ऑफ एयर किया गया, चैनल्स कब बंद हुए, चैनल 24 से लेके न्यू तक को कब बंद किया गया, धमकियां क्या दी गई। मगर मैं एक और बात करना चारर साहब, मैं मरियम नवाज का इंटरव्यू कर रहा था, लाइव इंटरव्यू 10 मिनट चला था तो ऑफ एयर हो गया था। बात ये है, बातें कहनी आसान है। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर गई। क्या निकला? क्या आपने देखा? क्या आपने देखा कि चौथे दिन राना सनाउल्लाह ने कहा उन्होंने मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया हुआ है, मुझे दवाई नहीं दे रहे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, मैं बाहर आके नून लीग छोड़ने को तैयार हूं? क्या शाहिद हकान ने यह कहा? क्या एहसन इकबाल ने यह कहा? क्या साद रफीक ने यह कहा? क्या हाफिज नुमान ने यह कहा? हमारी तो पूरी जमात अंदर थी। कोई एक बंदा बता दे जो टूटा हो। ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो मुंह पे हाथ फेर के कहते थे घर का खाना बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, एसी बंद कर देंगे, और अब दौड़े लगती हैं तो अल्लाह माफ करिए वह किसी पे ना आए, मगर फवाद चौधरी जब दौड़ता है
तो वो मो फरा को पीछे छोड़ जाता है, वो ऐसे दौड़ता है कि उसकी दौड़ खत्म नहीं होती। तो ये तब ख्याल नहीं था जब लोगों को मैं अंदर हुआ, उसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा। फवाद का क्या बयान था, मैं सुबह जेल में मुझे मिली अखबार, उसमें लिखा हुआ था अता तरड़ 3 साल बाद अच्छा बच्चा बन के बाहर आएगा। यार गजब खुदा का, आप जब कुर्सी पर बैठते हैं आप भूल जाते हैं। देखें पॉलिटिकल वर्कर्स का इस तरीके से गायब होना है, जेलों में जाना काबिल मजम्मत है, मैं उसकी सताइश नहीं करता। मगर देखे ना, फवाद है वो उस्मान डार हमले करें, नवाज था भी, अली नवाज, वो बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जो भी बोल देते हैं। नहीं वो ठीक है, मगर आप जब कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे मनसूबाबंदी के तहत, आप शोधा की यादगारों को बस मार करेंगे और फिर कहेंगे वो जीएसक्यू पे तो पहले टीटीपी ने भी हमला किया था तो हमने कर दिया, हमने कौन सा बुरा काम किया। भैया आप सियासी जमात हैं, दहशतगर्दों का ग्रोह नहीं है। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग भी थी और उसका जो एलामिया है वो कुछ उसमें बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया। दहशत गर्दों सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। ये आजकल दहशत गर्दी की बहुत कार्रवाई हुई है, तो ये रिजॉल्व तो पूरी रियासत पाकिस्तान का होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, लीडर्स का भी और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी। लेकिन अगली 2-3 स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई, मुल्क में उम्मीद, इत्मीनान और इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी फैलाने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ कैंपेन्स हैं जिसके मतलब कुछ लोगों का तासुर ये मौजूद है कि शायद उनको रगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रुख में वो कैंपेन्स अपना डायरेक्शन सेट करती हुई नज़र आती हैं। तो ये इस लाइन से मुझे इंडिया मिल रहा है कि शायद उस तरह भी कुछ काम होने जा रहा हो। पाकिस्तानी फ़ौज पायदार इस्तेहकाम सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। माशी बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दामात, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। पंजोथा साहब दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों को तक़वियत देने और उसको कमज़ोर करने दोनों के लिए बड़ा मानी खेज़ होता है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है आपकी और जुडिशरी भी है। जुडिशरी ने आज अपनी गलतियों का इतराफ़ बड़े खुले दिल से किया कि नज़रिया ज़रूरत की ईजाद भी उन्होंने की, मार्शल्लाओं की मोहर लगा के उनको तक़वियत भी उन्होंने दी, मंजूरी भी उन्होंने की और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके उन्होंने कौम के सामने अपना आप खोल के रखा है कि बताइए आइंदा से इस्लाह कैसे करनी है। मौका है कि इस्लाह कर लें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। यही गुजारिश हम हर रोज़ करते हैं और यही बात करते हैं कि अदालतों में ये सूरत हाल नज़र आपको आती है। एक तरफ वो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क के अंदर अपने लोगों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत के अंदर अगर अदालत ये कहे कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक सूरत करो, अपनी जान भी छुड़ाओ, हमारी भी छुड़ाओ। यही बात है ना जी। तो फिर बुनियादी हकूक़ की जो है वो कहाँ पर हिफाजत गई, कहाँ पर वो अलमदारी गई, फिर ये तो सवाल बनता है। आई होप कि इसके ऊपर भी किसी दिन काजी फायदी सा और जस्टिस सतर मनीला और बोले इस तरह के जजेस बड़े नाम हैं, इनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये बंदे अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसके ऊपर राय दें। देखें बंदे अगवा करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया और दोबारा हम उसमें अपील हमने फ़ाइल की है। उम्मीद है कि उसके अंदर लगे और फ़ौरन देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मामला है। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई 90 डेज़ के अंदर तो उसके ऊपर अगर ये कहा जाता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो मेरा ख्याल में जहाँ पर लोगों को नंगा किया जा रहा हो, उठाकर मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो वो भी नज़र आनी चाहिए। घरों में छापे मारकर ख़वातीन को गिरफ्तार करके और उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो किसी सूरत में भी बेहरमती नहीं होनी चाहिए, ना जेलों में बुला के, ना नैब में बुला के। उस्मान डार की वालदा के साथ इन्होंने क्या किया जाकर, और ये चीज़ अंडरग्राउंड है। एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग वाला मामला है, फिर मोहतरमा की असैसिनेशन वाला मामला है। मेरे ख्याल में अभी काजी साहब थोड़े से ज़रा ज़बरदस्त किस्म के आदमी है, आप दरख्वास्त दोबारा दें उस मामले को। हमने कई दफ़ा ये बात की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और फिर जब हमारी 16 महीने हुकूमत में उसमें भी हमने दोबारा, बल्कि उसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको किया। लेकिन देख ये है कि अभी तक नहीं, वो अब दोबारा इंशाल्लाह इसके ऊपर जाएंगे। लेकिन देखें जो PTI जो आज कर रही है, मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ गलत है तो देखिए माजी में भी इनकी हुकूमत में हमारे लोगों को भी पकड़ा गया ना, PMLN को भी पकड़ा गया। नहीं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। पैट्रियट साहब की कैसी बनी? ठीक है, उसके बाद आप देखें कि शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उसके बाद कितने लोगों को पकड़ा गया, कोड़े खाए, जेल। फिर अगर आप ये कहते थे कि हमने इनकलाब लाना है और चीज़ें, फिर इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर आप ऐसे टीम नहीं चुने जो फिर इसको नहीं, हम साइज तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि लीडरशिप को चीज़ को देखना, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कहें कि ये चीज़ें आप कह रहे हैं 9 मई, क्या PTI के चेयरमैन ने हाई कोर्ट में खड़े होकर नहीं कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो इस किस्म की चीज़ें होंगी?
सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा था उन्होंने। पर इदारों पे हमला करना भी दुरुस्त नहीं है। नहीं जीएचक्यू पे या कोर्ट मार्डर के घरों पे या यादगारों पे शोधा की हमला करना गलत है। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रियासत से माजी में बहुत गिले शिकवे होंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा अगर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा था उस वक्त भी सिंध में आग लगी। तो जरदारी साहब का बहुत अच्छा बयान था। तारिर साहब जो कुडी साहब ने बात की ना कि इनकलाब लाना तो फिर उसका तरीकेकार कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो एक नौजवान था तो वो मैं देख रहा था क्लिप उसका, उसने कहा पुलिस डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बात ये है कि इनकलाब 2013 के इलेक्शन के वक्त 2018 में संभल गए, 2024 में और शायद तगड़े हो जाए अगर इनको इलेक्शन में आज़ादी मिली तो। लेकिन एक सवाल आपसे भी नवाज शरीफ के ऊपर पूछता जाऊं कि वो जो इकामा के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, आपको भी उसको चैलेंज करना चाहिए। काजी साहब तो रास्ता खोल रहे हैं। 5 साल पे वो कन्वर्ट हो गई हुई है। मैं नहीं समझता कि हमें कोई लीगल इश्यूज में नवाज शरीफ के हवाले से हैं। वो कानून साजी हो गई हुई और वो ताहियात नाअहली 5 साल में कन्वर्ट हो गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। वैसे मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ यहाँ पे। तारिर साहब, नईम पंजोथा साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।